यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जिस समय लेक्चर देख रहे हैं। बच्चे, कल हमने टॉपिक नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था और वही रिवीजन को कंटिन्यू मैं प्रीति सोनी भंडारी आपको ओनली लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पे पूरा रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो बस बने रहिए, ठीक है। मैम, कल जो पढ़ाया था वो वापस एक बार रिवाइज करवा दीजिए ना। वेरी गुड, रिवीजन में भी रिवीजन, दुष्ट। चलो आ जाओ इधर, बहुत शैतान बच्चे हैं, राइट। चलो बच्चे, फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं हमने कल क्या देखा था, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा इस चैप्टर में कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया। इंडिया के अंदर वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, वो एक्टिविटीज करके लोग किस तरह से अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करते हैं, ठीक है। इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया एंड हाउ पीपल इन इंडिया अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। वो क्या काम करके पैसे कमाते हैं, उन सब की स्टडी को इकोनॉमी बोला जाता है। तो इकोनॉमी एक ब्रॉडर टर्म है, लाइक जहां पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट मैनेज करेगा सारी जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है यहाँ पे वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आपने कोई गुड्स की डिमांड की है तो ऑब्वियसली हम वो गुड्स को सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा इच्छित रहेंगे, बिकॉज हमें वो गुड्स बेचने से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस देखे थे। एंड मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। उसके बाद में हमने देखा था कि इंडिया में बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है। तो चलिए बच्चे एक बार साइंस देख लेते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये जो साइंस है ये 2 टाइप से डिवाइड हो रहा है। एक है नेचुरल साइंस, दूसरा है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? ऊपर से पेन गिराओगे नीचे ही गिरेगा, हवा में घूमेगा नहीं, ठीक है। तो नेचुरल साइंस क्या होता है? इट कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हर जगह पूरे यूनिवर्स में ये साइंस एक्सेप्टेबल है, लैबोरेटरी में टेस्टेड है। एम्पेरिकल अप्रोच ऑफ स्टडी है, मतलब एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एम्पेरिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तमाम सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस, सोसाइटी, सोसाइटी में ह्यूमन, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल साइंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल साइंस। नेचुरल साइंस को तो एग्जैक्ट साइंस बोलते थे, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल साइंस। इट कैन नॉट बी स्टडीड इन लैबोरेटरी। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी नहीं है। एम्पेरिकल अप्रोच ऑफ स्टडी भी फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये हमने कल देखा था। फिर हम लोग अब जाके हम लोग कन्विंस हो गए थे कि भाई जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। और क्वीन ऑफ सोशल साइंस किन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस? पॉल सैमुएल्सन ने बोला है। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिनका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंडिया के रिसोर्सेज का बेस्ट मैनेज किया जाए, ठीक है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली किसका मैनेज करोगे आप? रिसोर्सेज की तो मैनेजमेंट करोगे। तो द इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट डील्स with how human beings satisfy their unlimited want with their limited resources, ठीक है। All right, यहां तक तो थी कल की बातें, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे कौटिल्य के व्यूज इकोनॉमिक्स पे। आपने चाणक्य का नाम सुना है? विष्णुगुप्त, बस। इट इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त। जो कौटिल्य थे वो कौन थे पता है क्या? ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट एडवाइजर थे वो मौर्य पीरियड के, ठीक है। इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है जिसमें उन्होंने सारे इस तरह के पॉलिटिकल आइडियाज इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की बुक में लिख दिया है। कौटिल्य ऑथर्ड एंड कंपाइल्ड ऑल द पॉलिटिकल आइडियाज इन द बुक अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब होता है वेल्थ एंड शास्त्र मतलब होता है साइंस। तो अब डेफिनेशन में आ जाइए फटाफट से। अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। साइंस ऑफ पैसा कहां से आता है और पैसे को मैनेज किस तरह से किया जाए। वेल्थ कहां से अक्वायर होगा, वेल्थ को मैनेज किस तरह से किया जाए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, राइट। मेरे साथ साथ लर्न करने की कोशिश करना बच्चे, लर्न होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स? कौटिल्य के की पॉइंट्स क्या क्या है? कौटिल्य ने बोला कि जो मेन रोल
एक क्रूशियल रोल किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने का, इकोनॉमी के ग्रोथ, उसका मेन रोल होता है गवर्नमेंट के हाथ में। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही तो मैनेज करेगी। मेन रोल किसका, क्रूशियल रोल किसके हाथ में होता है इकोनॉमी डेवलपमेंट का? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, वो किस चीज पे फोकस करेगी? सारे पॉइंट बेटा लिंक वाइज है। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है पूरा कंट्रोल, मेन रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। वो लोग वेल्थ जनरेशन पे फोकस करते हैं, जिसके कारण वेलफेयर ऑफ द स्टेट होता है। पैसा आने के बाद में प्रॉपरली मैनेज, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एंड लास्ट में हम लोग बोल देंगे कि उन्होंने सारे पॉलिटिकल आइडियाज अपने अर्थशास्त्र की बुक में कंपाइल कर दिए हैं। चलो फटाफट से की पॉइंट्स क्या क्या थे कि क्रूशियल रोल स्टेट या गवर्नमेंट के हाथ में होगा। इट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा जनरेट, वेल्थ कहां से आएगा। उसके बाद में जिसके कारण क्या होगा, पैसा आएगा तो स्टेट का वेलफेयर होगा, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एंड लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि इस तरह के सारे पॉलिटिकल आइडियाज कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र की बुक में मेंशन कर दिया है। ठीक, ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं बच्चे अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। और अब हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। सबसे फेमस डेफिनेशन, फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ, ही वॉज द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बच्चे ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। हु वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने वैसे तो बहुत सारी बुक लिखी है, उसमें से इनकी एक फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैम बुक का नाम भी लर्न करना है क्या? बच्चे मैं लर्न करवाती हूँ ना, चिंता किस बात की आपको, लर्न करवा रही हूँ, चिंता मत करो। हम लोग लिखेंगे किस एग्जाम में? ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। ही हैज रिटर्न वेरियस बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, बट हिज मोस्ट फेमस बुक वॉज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मैम बुक का नाम तभी भी लर्न नहीं हुआ। ऑलराइट, देखो सबसे पहली चीज इंक्वायरी ये वाला वर्ड मत लिखना। ठीक है, इंक्वायरी और इंक्वायरी में ना बच्चे डिफरेंस होता है। इंक्वायरी मतलब जब आप पूछे यार चल घूमने चले क्या, कल लोनावला घूम के आते हैं, ये क्या हो गया? इंक्वायरी। आप नॉर्मली किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, मैडम कल छुट्टी है क्या, कल नहीं पढ़ाओगे क्या, दे दो ना मैम 1 वीक की छुट्टी, एग्जाम पोस्टपोन हो रही है हमारी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? इंक्वायरी। एंड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बच्चे? इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। अब मैम इन्वेस्टिगेशन बेटा आपको ये पता है इनकम टैक्स जब रेड गिरती है तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं वो प्रॉपरली पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, बाद में वो लोग पूरा डेटा, उस कंपनी का पूरा डेटा वो लोग कंपाइल करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। कंपाइल मतलब कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्शन किया एंड लास्ट में वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंक्वायरी। ठीक है, ऑलराइट मैम, इंक्वायरी मतलब समझ में आ गया। इस इंक्वायरी मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, कि वेल्थ, नेशन में वेल्थ किस फॉर्म में आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, की वेल्थ कहां से आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। नेचर मतलब फॉर्म, किस फॉर्म में आ रहा है एंड कहां से आ रहा है एंड हाउ। ठीक है, तो ये बुक उन्होंने पब्लिश की थी 1776 में और इस बुक में इन्होंने एक डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने क्या बोल दिया? सिर्फ वेल्थ की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? साइंस, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ की स्टडी करने को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एडम स्मिथ जी ने वेल्थ पे फोकस किया है। पापा है ना घर के, पैसे पे तो फोकस करेंगे। ठीक है, अब अपने घर के बड़े लोग तो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं, राइट? इतना खर्चा क्यों किया। चलो फटाफट से की पॉइंट्स देख ले बच्चे। की पॉइंट्स एक बार ध्यान में रख ले। ये की पॉइंट्स समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ। ठीक है, इस बुक में इन्होंने एक्चुअली एडम स्मिथ ने क्या किया था पता है क्या? इन्होंने ये एडम स्मिथ ने क्या किया था, इस बुक में डिस्कस किया है इवोल्यूशन, डिस्कसेस इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ
ह्यूमन सोसाइटी कि ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई है, ये पूरा स्टेज उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था, एडम स्मिथ जी ने डिस्कस किया। ध्यान से सुनना, आपको ये पॉइंट्स फटाफट से लर्न हो जाएंगे एंड कभी गारंटी मेरी कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। एडम स्मिथ जी ने ये ह्यूमन सोसाइटी का इवोल्यूशन पूरा बुक में डिस्कस किया, ठीक है मैम। अभी ह्यूमन सोसाइटी का इवोल्यूशन मतलब हंटर स्टेज में, जब आप जंगल में रहते थे, हंटर स्टेज से लेके जब आप प्रॉपर सोसाइटी में रहते हो, ये पूरा स्टेज उन्होंने डिस्कस किया था अपनी इस बुक में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आ गए हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो अब कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है? मॉडर्न सोसाइटी, जहां पे हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं। एंड मॉडर्न सोसाइटी में लेजर-फेयर पॉलिसी चलती है। मैम लेजर-फेयर मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है वहां पे, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं वहां पे, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी गुड्स की डिमांड की है तो हम बैठे हैं आपके गुड्स सप्लाई करने के लिए, क्यों? बिकॉज हमें प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना तो हर किसी की इच्छा होती है, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे लेजर-फेयर पॉलिसी चलती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है, समझ में आ रहा है। एंड अब ये गुड्स, ये पेन की अगर डिमांड आ रही है तो हर कोई यही पेन बनाना चाहेगा, यस और नो? हर कोई यही पेन बनाना चाहेगा, तो उससे क्या हो गया? इकोनॉमी में हमारे कंपटीशन हो गया। क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गई है जो, और यही कंपटीशन नेचर्स लॉ है। अब ध्यान से देखना, यही जो कंपटीशन की मैंने बात की ना बच्चे, ये देखो यहाँ पे जो मैंने जिस कंपटीशन की बात की है, ये नेचर्स लॉ है इकोनॉमिक्स में। ऑब्वियसली कंपटीशन ये तो हम मम्मा के पेट से सीख कर आते हैं, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। बचपन से छोटा बच्चा भी जानता है, ठीक है, ठीक। उसके बाद में लेजर-फेयर पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है यहाँ पे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल्थ अक्यूमुलेशन एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन पे इन्होंने फोकस किया है, ये तो हमें डेफिनेशन ही बता देती है। एंड फोर्थ पॉइंट है, अगर आपने प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर किया, मतलब अगर आपने आपके वर्कर्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके काम दिया, तो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी हुआ। पॉइंट्स लर्न। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लेजर-फेयर पॉलिसी, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है। कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, डेफिनेशन में ही, वर्ड में ही समझ में आ रहा है मैम। नेचर्स लॉ ऑफ इकोनॉमिक, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। एंड फोर्थ पॉइंट है बच्चे डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। हुआ लर्न। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन में बढ़ते हैं बच्चे। मार्शल जी आए उसके बाद में, और वो अपने फादर को बोल रहे हैं, मतलब एडम स्मिथ जी को बोल रहे हैं। एडम स्मिथ फादर है ना इकोनॉमिक्स के, तो वो अपने पापा को बोल रहे कि क्या पापा, आप हमेशा पैसे पे, वेल्थ पे फोकस करते हो, थोड़ा तो भलाई के लिए भी सोचो ना, थोड़ा भलाई के बारे में सोचो ना। कौन बोलता है? ये अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं। एंड ही वॉज द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने एक बुक ऑथर की है, इनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 में इन्होंने ये बुक ऑथर की है, जहां पे इन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। इनके हिसाब से, अल्फ्रेड मार्शल जी के हिसाब से, सिर्फ वेल्थ की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, बल्कि वेलफेयर, भलाई, ठीक है, लोगों की भलाई की स्टडी करने को भी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑलराइट, ये भी समझ गया मैम हमें। तो अब मुझे एक बात बताओ ना, क्या इसका मतलब आप यही बोल रहे हो कि ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करना, जो आपने पहले बताया था, एकदम ठीक समझा। सोसाइटी में ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये अल्फ्रेड मार्शल जी ने फोकस किया, ठीक है। बट क्या हम सारे ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करते? क्या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बच्चे ध्यान रखना, घर में जाके ये मत बोलना किसी को कि आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या है, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ऐसा मत बोलना। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या स्टडी करते हैं बच्चे? जब वो इंसान एज अ प्रोड्यूसर वर्क कर रहा है, जब हम एज एन प्रोड्यूसर कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके नेचर को स्टडी करने को इकोनॉमिक्स बोलेंगे। जब हम एज एन सेलर है, हम प्रोड्यूसर है, हम सेलर है, हम कंज्यूमर है,
और हम अपना कुछ पैसा सेव करके बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम सेवर है, इन्वेस्टर है, जब हमने एम्प्लॉयमेंट दी है किसी को, ठीक है, जब मैंने अपने हाथ के नीचे 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, व्हेन आई एम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप यहां पे वापस से वही वर्ड मैं बोल रही हूं, आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हो, आप सारे एस्पेक्ट स्टडी नहीं करते हो। आप क्या स्टडी करते हो? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी, चलो अब फटाफट से इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, समझ गया मैम, इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action. Individual और society का वही पार्ट हम स्टडी करते हैं जो कि closely connected है with the attainment and use of material requisites of well-being. मैम यहां तक तो ठीक था, ये material मतलब important, material मतलब important and requisites मतलब requirement, जो भी आपके लाइफस्टाइल जीने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने को, और उस पार्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स। कि आप अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरह से जिए, आप एकदम कंफर्टेबली जिए, ठीक है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक बेटा, ये डेफिनेशन मेरे साथ साथ ही लर्न होनी चाहिए वरना बाद में लर्न नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ mankind in the ordinary business of life. It studies that part of individual and social action. It studies that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. It studies that part of individual and social action, which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. अभी समझा? चलो फटाफट से इसके की पॉइंट बहुत इजी है, इसके लिए कोई स्टोरी नहीं है अलग से। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, समझ में आता है। इट इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर, ये भी समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियरल साइंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं है, बल्कि बोलो, बल्कि क्या है वो? इट इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर, ठीक है, पूरे ह्यूमन बीइंग्स का वेलफेयर की भी स्टडी करने को हम लोग, और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन पे फोकस किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने अगेन आपको लिखकर भी दिया स्पेसिफिकली कि मटेरियल वेलफेयर मतलब होता है इनफ हाउसिंग, क्लोथ, फूड, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और हम अपनी लाइफ आराम से रह रहे हैं, ठीक है। ठीक, एक बार फिर से डेफिनेशन की तरफ अल्फ्रेड मार्शल के। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It studies that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. Simple है ना, easy? मेरे साथ साथ लर्न होना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो थर्ड डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन है बच्चे, चिंता मत करो कोई 10-12 इकोनॉमिक्स की आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करवा रही है, सिर्फ 3 डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लियोनेल रॉबिन्स जी आके क्या बोलते हैं? अरे आप अपना वेलफेयर देख रहे हो लेकिन रिसोर्सेस कम है ना इंडिया में, इंडिया के रिसोर्सेस कम है भाई, ठीक है, सब खुद ही लेके अब अच्छे से आराम से रहोगे तो कैसे चलेगा। तो इन्होंने फोकस किस चीज पे किया है? स्कैरसिटी। एडम स्मिथ जी किस पे बोलते हैं? वेल्थ ओरिएंटेड, वेल्थ पैसा, मनी, वेल्थ ओरिएंटेड। बाद में आते हैं भलाई, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं वेलफेयर करो, और लियोनेल रॉबिन्स जी फोकस करते हैं कि वेलफेयर तो करो लेकिन अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, रिसोर्सेज स्कैर्स है, स्कैरसिटी है, इसलिए इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, ठीक है। तो लियोनेल रॉबिन्स वॉज द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो 19th सेंचुरी के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एक बुक ऑथर की है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उनकी बुक का नाम क्या है? एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस का क्या नेचर है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको ये बुक का नाम भी लर्न हो जाएगा मेरे साथ में। इकोनॉमिक साइंस का नेचर और उसका सिग्निफिकेंस क्या है,
ठीक है। एंड ही गेव स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, इन्होंने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है बच्चे। इन्होंने क्या बोला है कि इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, यहां तक भी ठीक है, वो साइंस है, वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, हम यहां तक भी अग्री करते हैं। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो हमारी जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, वो स्कैर्स है। एंड एंड मतलब होता है, एंड मतलब क्या होता है, वॉन्ट्स। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉन्ट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेस, इसके बीच में उन्होंने स्टडी करवाया कि आपकी इच्छाएं तो अनलिमिटेड है भाई, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, स्कैरसिटी है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और हर एक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, ठीक है। ये 10,000 रुपए से मैं या तो मोबाइल खरीद लूं या तो मैं शॉपिंग में खर्चा कर दूं, हर एक रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। या आप गर्लफ्रेंड को घुमा दो, ठीक है, और मम्मियां तो पैसे खर्चे ही नहीं करती है भाई, वो तो सेविंग, ठीक है। तो हर किसी के अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर होता है, और उनका, उस ह्यूमन का हम लोग एंड्स एंड स्कार्स मीन्स के हिसाब से रिलेशनशिप देख रहे हैं, और उस रिसोर्सेस का, उस वो जो मीन्स है उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक इज अ साइंस, इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हुआ लर्न? यस। चलो अब इसके तो की पॉइंट बहुत इजी है बच्चे, इसके की पॉइंट बहुत इजी, इसको टाइम ही नहीं लगेगा। 2 पॉइंट वॉन्ट्स के हैं और 2 पॉइंट मीन्स के हैं, ठीक है। वॉन्ट जो है अनलिमिटेड है, वॉन्ट जो है वो ग्रेडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी की। सबसे पहले तो मुझे मूवी जाना है, बोर हो गए हम घर पे बैठे बैठे, फिर शॉपिंग के लिए जाना है, और लास्ट में कुछ हुआ तो पैसे बच गए तो हम बुक्स वगैरह खरीद लेंगे। बहुत बोरिंग होता है ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट, दुष्लोक। चलो अब बोलना नहीं है आज के बाद कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट बोरिंग होता है। बोरिंग लग रहा है तो उसको बैठा देना, जो भी बच्चा बोरिंग बोला ना उसको ये वीडियो लेक्चर्स की सीरीज लिंक भेज देना, ठीक है। चलो की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन की जो वॉन्ट्स है बच्चे, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। जो वॉन्ट्स हैं उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे रख सकते हैं। और जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड, सॉरी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट जो है उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे रख सकते हैं। और जो मीन्स है वो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी तो है। यही तो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा। देखो अनलिमिटेड, लिमिटेड ये रहा, स्कार्स मीन्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस ये रहे ऑल्टरनेटिव यूजेस। हो गया, डेफिनेशन लर्न हुआ, ठीक। अच्छा बेटा मैम इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि एक्सप्लेन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि लाइक एक्सप्लेन योर वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो आपको खुद को बताना होगा कि एडम स्मिथ ने दिया है, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है। उनकी बुक का नाम बताना होगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। फिर उस बुक में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये सारी चीजें और उसके की पॉइंट्स आपको वो सारी चीजें बतानी होगी, ठीक है। फिर आपको ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन या फिर कंपेयर बिटवीन स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन एंड वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। तब आप आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे? आपने ये दोनों पॉइंट्स लिख दिए और आप लास्ट में इस तरह से, ये लाइंस ना बहुत ऐसे इजी लाइंस है, आप जहां मन चाहे वहां पे इस तरह से डाल सकते हो। देखो प्राइमरीली मार्शल डेफिनेशन इज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, whereas रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। बोथ डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन 2 डायग्रामेटिकली डिफरेंट आइडियोलॉजीज। ये दोनों डेफिनेशन 2 डायग्रामेटिकली डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे डिपेंड होती है एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस तरह की लाइंस अगर आप लोग एग्जाम में लिख के आते हो ऑब्वियसली ये मार्क्स ओरिएंटेड लाइंस है, ठीक है। तो 90 के अबव आता है इकोनॉमिक्स में अगर आपने पेपर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया तो। अगर मान लीजिए मैम अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन एडम स्मिथ की डेफिनेशन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? आपको यहाँ देखो मैंने आपको इकोनॉमिक्स का ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे आप ये एक्सप्लेन करोगे पहले
एंड फिर आप एडम स्मिथ का ये वाला इतना पार्ट आप एक्सप्लेन करोगे। आई होप आपको कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता अगर आपने प्रेजेंटेशन इस हिसाब से किया और बोर्ड में भी आपको आउट ऑफ मिलेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आई वाज कम्युनिकेटिंग, आई वाज क्लियर टू द लेक्चर। ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलते हैं इसके अगले सेशंस पे। ऑलराइट, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।